आ गया सब? आ गया सब? इतने ही अटेंडेंस होते हैं? 28 दिख रहे हैं मुझे, और होता है 31 होते हैं। 31, ठीक है, ऑलमोस्ट आ गया मतलब। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया था, शायद इंटरेक्शन एनर्जी, 2 पॉइंट मास के बीच माइनस G m1 m2 अपॉन R, याद है? बोलिए, बोलो तो सही। यस सर। 2 पॉइंट मास सिस्टम का एनर्जी बताया था ना? यस सर। चलो आज आगे पढ़ते हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट around planet in a circular orbit. चलो देखो ध्यान से। सपोज ये प्लैनेट है और इस r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है? तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसको मान लो mp मास ऑफ प्लैनेट, इसको मान लो ms मास ऑफ सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट पर एक फोर्स इधर की ओर लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाला फोर्स, यही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो हम लोग लिखेंगे G mass of planet into mass of satellite अपॉन r स्क्वायर। सर्कुलर मोशन पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, इज इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू v स्क्वायर अपॉन r, ऐसा होगा? यस सर। तो यहाँ से ये मास ऑफ सैटेलाइट एक r गया। तो यहाँ से मुझे मिल गया v स्क्वायर इज इक्वल टू g टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल गई अंडर रूट g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r। ये अगर v मिल गया तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? तो 2 पाई r अपॉन v ऐसा लगेगा। तो ये हो गया 2 पाई r अपॉन v करेंगे तो अंडर रूट r अपॉन g इंटू मास ऑफ प्लैनेट। तो फाइनली मेरा टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अपॉन अंडर रूट g
into mass of planet और ये हो गया r⁵ तो ये एक फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड का। अब देखो, अगर v मिल गया तो इस प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू मास ऑफ प्लेनेट इंटू v², ऐसा होगा। तो ये हो गया हाफ मास ऑफ प्लेनेट v², ऊपर बाहर निकाला है तो g मास ऑफ सैटेलाइट होगा, प्लेनेट नहीं। मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट मूव कर रहा है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो हाफ मास ऑफ सैटेलाइट v² की जगह g मास ऑफ प्लेनेट अपॉन r। तो यहां से मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गया g मास ऑफ प्लेनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2r। पिछली क्लास में पोटेंशियल एनर्जी देखा था, आया ना? बोलो। यस सर। क्या फॉर्मूला था? -g मास ऑफ प्लेनेट M1 M2 मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r, है ना? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी, मिल जाएंगी ना? तो टोटल एनर्जी मेरा हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो -g मास ऑफ प्लेनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r। ये देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव है ना? दिख रहा है? यस सर। तो ये जो है टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये होता है टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम को इतनी एनर्जी देंगे तब जाके ये सैटेलाइट प्लैनेट के ग्रेविटेशनल सिस्टम से बाहर निकलेगा। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे ना, तो इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी नेगेटिव आता था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद आएगा। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, इट मीन्स this much amount of energy need to be given to the system in order to separate them from each other.
also known as binding energy. क्योंकि यही एनर्जी है जो दोनों को एक साथ बाइंड करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस टोटल एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
Sir, done. हो गया सबका? Yes, sir. सबका हो गया तो आगे बढ़ो। Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब दूसरा टर्म लिखते हैं। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट देखो, ये जो हम लोगों को टाइम पीरियड मिला है अभी, ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मिला है बड़ा सा, 2 π/√gm r⁻³ ऐसा कुछ। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π/√gm मास ऑफ प्लैनेट और r⁻³ ऐसा मिला है। तो अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा समझो, अगर ये टाइम पीरियड 24 आवर आता है, तो इसका मतलब क्या है, इससे पहले देता हूं, देन इट इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक प्लेनेट है, तो ये प्लेनेट तो खुद घूम रहा है अपने एक्सिस पर ना, ये प्लेनेट खुद अपने एक्सिस पर घूम रहा है, और कोई एक सैटेलाइट जो इसके चारों ओर घूम रहा है, अगर इस सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड वही है, तो क्या होगा, ये सैटेलाइट का फोकस हमेशा एक ही पॉइंट पर रहेगा, है ना? ये बात समझ आया? आवाज आ रही है? Yes, sir. ऐसे समझो कि कोई एक चीज घूम रहा है और दूसरा चीज उसके साथ भी घूम रहा है, तो अगर दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है, तभी उसका कैमरा अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही फोकस करेगा। Sir. नहीं तो क्या होगा, मान लो इंडिया ने सैटेलाइट भेजा और वो सैटेलाइट अगर अमेरिका के ऊपर है तो वहां का डेटा भेजेगा, तो कोई मतलब नहीं है, पैसा बर्बाद हो गया ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसकी एंगुलर स्पीड और इसकी एंगुलर स्पीड अगर इक्वल होगा, तो क्या होगा, ये हमेशा अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका हुआ दिखेगा ना, हमेशा दोनों साथ साथ घूमेंगे, तो इसलिए इसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कम्युनिकेशन पर्पस से जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, सब इसी कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, समझ आया कुछ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। कभी कभी सुनते होगे एस्केप वेलोसिटी जैसा टर्म। तो नाम से ही लगता है एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि सपोज अर्थ के रेस्पेक्ट में बता, तो मान लो ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर कोई एक पार्टिकल है, ये अर्थ का रेडियस है। तो इस पार्टिकल को मास मान लो स्मॉल m, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस पार्टिकल को कितनी स्पीड दे कि ये वापस अर्थ पर नहीं लौटे, है ना? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर थ्रो करते हो तो वापस लौट के आ जाता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। आई बात समझ में? Yes, sir. तो इसको मिनिमम कितनी स्पीड दे कि ये वापस नहीं लौटे, उस स्पीड को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखो, तो इसका डेफिनेशन है द मिनिमम स्पीड विथ विच an object from surface of a planet must be thrown such that it should not returns back on the surface is called escape velocity। ठीक है, तो पहले कॉपी कर लो, फिर एस्केप वेलोसिटी को डिराइव करके बताते हैं कितना होगा, क्या होगा।
Sir, done. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये अर्थ सरफेस पर मान लो मैंने किसी पार्टिकल को वेलोसिटी v दी, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर माइनस g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये एनर्जी हो जाएगी, है ना? आई बात समझ में? और जब इसको हम यहाँ से थ्रो करेंगे और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, मतलब इन्फिनिटी पे चला गया, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी कुछ हो सकता है ना? आई बात समझ में? Yes, sir. सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर, दिस शुड बी इक्वल टू सम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी, ऐसा लिख दो, कुछ तो होगा, जी एम एम अपॉन आर प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी, यही मतलब हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो हम ये लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर should be greater equal to GMM upon R, small m गया, so V square should be greater equal to 2GM upon R, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसा कर दो 2GM अपॉन आर स्क्वायर कर दो और आर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये टर्म स्मॉल जी हो जाएगा, है ना? तो v शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 2GR, यानी कि v मिनिमम यही हुआ अंडर रूट 2GR। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 स्मॉल g r।
या इसी को ऐसा भी कह सकते हैं √2 GM/r। तो जिस प्लेनेट से इसके वेलोसिटी निकाल रहे हैं, m उस मास का प्लेनेट है, r उस रेडियस उस प्लेनेट का रेडियस है, m है मास ऑफ प्लेनेट, r है रेडियस ऑफ प्लेनेट। या स्मॉल g को बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, at the surface of planet। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से फेंके तो वापस नहीं आएगा। तो फॉर एग्जांपल escape velocity of earth, तो अर्थ के लिए escape velocity होगा √2 G 9.8 रेडियस 6400 किलोमीटर। तो ऐसा कुछ हो गया। कैलकुलेटर से कोई एक बताओ तो ये कितना स्पीड होगा। 64 का 8, तो 800 तो मुझे यही दिख रहा है, और √98 इंटू 2 196 ऐसा। है ना। तो और मुझे दिख रहा है 800 इंटू 7, क्योंकि 49 इंटू 2 98 होता है। समझ रहे हो। तो 14 का स्क्वायर होता है ना 196, ऐसा कुछ। आया समझ में कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो 7 2 जा 14, 14 8 जा बोलो 112 होता है ना। तो 112 पर 00 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसे कह सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। है ना। इतने स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो दोबारा वापस नहीं आएगा। कॉपी कर लीजिए। कहाँ तक थे।
हो गया? Yes, sir. हो गया सबका? आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप आप तुरंत बता सकते हो, उसके बाद थोड़े न्यूमेरिकल वाले भी करेंगे। जैसे फटाक से ये 5 क्वेश्चन बताइए मुझे 2 मिनट में। ये 5 क्वेश्चन फटाक से बताइए।
हो गया सबका? बोलिए। Yes, sir. चलो फर्स्ट, escape velocity of an object projected from surface of earth is independent of mass of object से कोई लेना देना नहीं है, Yes, sir. तो सी आंसर। escape velocity of body of mass 1 kg from sun, तो velocity उतना ही होगा, है ना? Sir. Sir. ये भी वही कहानी है, does not depend on mass of body at what angle from horizontal, कितना होगा? कोई भी एंगल होगा, काइनेटिक एनर्जी के एंगल से क्या लेना देना? Yes, sir. बाइंडिंग एनर्जी कितना है बताओ? हाँ, कितना होगा बताओ? Negative of total energy. वेरी गुड, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। आया समझ में सबको? Yes, sir. एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो 2-4 और करो फिर। ये कीजिए। आज जो सिखाया है उसी पे बेस्ड।
तेरे तेरे पता मैं जाने के बाद ना ये माउस काम करना बंद हो गया, माउस काम करना बंद हो गया तेरे जाने के बाद बाथरूम में।
हो गया सर? बोलिए कहाँ तक पहुंचे? बोलो। 10. ठीक है, जैसे ही हो जाए बोल देना, मैं यहीं पे बैठा हूँ। Yes, sir. Done. Sir, done. ठीक है, बताऊं हो गया सबका? Yes, sir. चलो फटाफट देखो। एक सैटेलाइट का एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर 30 डिग्री पे लॉन्च किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस्केप वेलोसिटी वही रहेगा, एनर्जी है। ठीक है। Yes, sir. How much work per kg should be done to shift the mass of 1 kg from surface of earth to infinity? तो सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी मुझे? जितनी बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज 1 kg, तो gm इंटू 1 अपॉन आर, यही होगा, यही बाइंडिंग एनर्जी होता है ना। Yes, sir. तो इसको क्या करो, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा हो गया, मतलब स्मॉल जी इंटू आर के बराबर हो गया। आया समझ में? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी mgr/2 है, तो h की वैल्यू कितनी है? बोलो क्या आंसर आया? H is equals to R. What? कैसे, देख लेते हैं।
तो पोटेंशियल एनर्जी mgr/2 है। पोटेंशियल एनर्जी होना कितना चाहिए? तो G m अपॉन हाइट r+h, इतना होना चाहिए, है ना? Yes, sir. तो इतना है और इतना होना चाहिए। तो स्मॉल g को भी लिख सकते हैं हम कैपिटल Gm/r² इंटू r/2। This is equal to capital Gmm upon r+h। तो देखो Gmm गया, एक r ये भी गया, तो r+h is 2r, so h is equal to r होगा। अच्छा, आया समझ में? चमका कुछ? बोलो। Yes, sir. 9th का option B. 8 समझ आया सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Next, how much energy should be supplied to a body of mass 500 kg so that it can escape from Earth's surface? ऐसा वैसा। तो स्पीड देना है 11.2 किलोमीटर, तो एनर्जी कितनी हो गई? हाफ m escape velocity का स्क्वायर, that is half into 500, 11.2 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कर दो तो 11.2 into 1000 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो 1000 का 10⁻⁶ हो गया, 6 और 2 10⁸ हो गया। सो 2.5 into 11.2 का स्क्वायर into 10⁸ जूल, ऐसा हो गया। Yes, sir. अच्छा, तो 11.2 121 ऐसा कुछ होगा। तो 10, ये सी तो आंसर नहीं होगा। इन दो बाकी ए भी नहीं, ये डी भी नहीं होगा। 10⁻10 वाला ऑप्शन में 6.4 और 3.2 देख लो, तो पूरा करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें से 121 into 2.5, तो 121 into 2.5 तो 1.3 point something होगा। आया समझ में? हाँ, sir. Next, a body is projected with velocity 4 times escape velocity. What will be the velocity of body जब वो gravitational pull से बाहर निकल जाए? तो 4 times escape velocity है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए, half m 4 times escape velocity का स्क्वायर माइनस Gmm/r, this is equal to kinetic energy at infinity, यही होगा ना? That is half mv², ये v मुझे चाहिए। तो देखो, ये जो 4 स्क्वायर 16, तो ऐसा कर लो 16 टाइम्स हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म तो एस्केप वेलोसिटी के ही बराबर होता है ना। ये जो पूरा टर्म है, अगर ध्यान से देखोगे तो इस पूरे टर्म की वैल्यू भी हाफ m एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर के ही बराबर है। समझ आ रहा है? डेरिवेशन में देखो ध्यान से, तो मेरा v² हो गया 15 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, सो v हो गया √15
into escape velocity. तो बी आंसर आया समझ में? Yes, Yes. sir. हाँ सर. The mass and diameter of planet are half that of the earth. तो ratio of gravitational potential energy. तो जी एम का टर्म भी ऊपर होता है, आर का टर्म भी ऊपर नीचे होता है पोटेंशियल एनर्जी में, माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ऐसा होता है ना? तो प्लैनेट का मास भी आधा हो गया और डायमीटर भी आधा हो गया। मास और डायमीटर दोनों सेम प्रोपोर्शन में आधा हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1:1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हाफ हो गया ना? समझे कुछ? समझे कुछ कि नहीं? बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा नंबर तक हुआ था? 11 तक। 12, 13, 14, 15, 16। कोशिश कीजिए इसको।
हुआ कुछ? Yes, sir. कहाँ तक पहुंचे? बोलो। Sir, 15 तो नहीं हो रहा है, 16 हो गया. चलो, total amount of work that need to be done on a body of mass m so that escape from the gravity. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ मास इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हाफ मास एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? अंडर रूट 2g m r, ऐसा होता है। बोलो। तो ये हो जाएगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r, ऐसा कुछ आंसर है। Yes, sir. 13th, mass of moon 1/81, radius 1/4, what is the approximate value of escape velocity? तो escape velocity होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, अंडर रूट 2g m/r, ऐसा होता है। तो ये हो गया अंडर रूट 2g, m को लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ अपॉन 81, और r को लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4, ऐसा कुछ आया समझ में? Yes. तो ये हो गया अंडर रूट 4 अपॉन 81, और ये तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ का हो ही गया ना, समझ रहे हो? दैट इज 2/9 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो कितना होगा। 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2.5. किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, तो मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ दे रखा है 11.2 मीटर पर सेकेंड, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा बी आंसर, है ना? आया समझ में? Yes, sir. 14th, अभी थोड़ी देर पहले देखा था आप लोगों ने सैटेलाइट वाले में कि टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। Yes, sir. है ना? और ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ट्वाइस या हाफ? हाफ। है ना? अभी अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्रेशन देखो ना, थोड़ी देर पहले देखो, टोटल एनर्जी क्या है? नेगेटिव ऑफ, देखो एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया था ना, इन दोनों को सम करेंगे 1 और 2 को, 1 और 2 को सम करेंगे तो क्या होगा? 1/2 -1, -1/2 ना, यहाँ 2 होगा बेटा, ठीक कर लो। तो देखोगे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। ये एक शॉर्टकट देख लो हमेशा के लिए कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। है ना? ये 2 कर लेना है ऐसा। तो यहाँ पे आ जाओ। अब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है मुझे और पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, कहाँ गया?
हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, that is minus of twice of 1.5 into 10 raised to 10, that is minus 3 into 10 raised to 10 joule. B answer. आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और इसमें टोटल एनर्जी दिया हुआ है और बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी का ही पॉजिटिव वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी है ना? हाँ Yes. सर, ऑप्शन बी। तो बी आंसर होगा। 16th, ratio of kinetic energy required to bring a satellite escape from Earth's gravity to the kinetic energy required to be given so that it moves in a circular orbit just above the Earth's surfaces. तो देखो, तो जो रेशियो चाहिए हमें, ध्यान से देखना, जो रेशियो हमको चाहिए, तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी वाला, तो हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, और नीचे वाला हाफ m v स्क्वायर, है ना? और इसमें कहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, मतलब जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका रेडियस r के बराबर ही है ना? तो ये हो गया अंडर रूट एस्केप वेलोसिटी, अंडर रूट क्यों कर दिया मैंने, एस्केप वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यही हुआ। आ रही है बात समझ में? एस्केप वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी का होल स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी अभी डिराइव किया था, अंडर रूट 2gm अपॉन r किया था, और ये वाला वेलोसिटी कितना होगा? तो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स से निकाल सकते हैं, ऐसे ऊपर दिख जाएगा, तो ऊपर देखो v निकाला था ना, अंडर रूट g मास ऑफ प्लेनेट अपॉन r, दिख रहा है? तो ये हो जाएगा अंडर रूट g मास ऑफ प्लेनेट अपॉन r और इसका होल स्क्वायर, तो ये रूट 2 का स्क्वायर 2 आंसर होगा रेशियो। तो ऑप्शन में देखो 2 है क्या? डी। आया समझ में? देख लो, इसमें से जो कॉपी करना है कर लो। हो गया? Yes, sir. ठीक है, फिर चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
Bye, sir. Yeah, bye.